हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। अभी ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड लेवल पर इसका डिस्कशन हो रहा है और जिसमें इंडिया अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इसको बढ़ावा दे रहा है। और बायोफ्यूल का ही एक प्रकार है हमारा इथेनॉल। ठीक है, हम लोग इस लेसन में बात करेंगे कि भारत में इथेनॉल मिश्रण किस प्रकार हो रहा है, इसके महत्व, इसमें कुछ चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ बिहार का इसमें पर्सपेक्टिव देखेंगे कि बिहार किस प्रकार इंडिया का नेशनल हब बनते जा रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन यानी इथेनॉल प्रोडक्शन में। इसके बारे में भी हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, हाईलाइट द पोटेंशियल चैलेंजेस। मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग, भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के महत्व को समझाइए और इसमें कुछ चुनौतियां उसके बारे में भी बताइए। तो हम लोग पहला फॉर्मेट क्या बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि इथेनॉल है क्या और इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल का एक केमिकल कंपाउंड है जिसका कि केमिकल फार्मूला है C2H5OH और इसका दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। इसका जो स्रोत है मुख्य रूप से शुगर केन है, गन्ना और कुछ फूड ग्रेन्स है, यानी स्टार्च रिलेटेड ग्रेन्स और शुगर रिलेटेड एलिमेंट्स। तो ये दो चीजों से ही हमारे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इसके अवशेष से हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो सरप्लस चीजें होता है, जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में। अब है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो अब हम लोग कोई भी बायोफ्यूल्स है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेट्रोल है। अब पेट्रोल हमारे पास 1 लीटर है, ठीक है। इसमें से 80% हमारा पेट्रोल रहेगा। अब 20% इसमें हम लोग इथेनॉल मिला देंगे, तब जाके हमारा 1 लीटर तैयार हो रहा है। अब 1 लीटर तैयार करने में हम लोग 20% पेट्रोल को बचाएं, यानी जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसको हम लोग बचाएं और उसकी जगह पे हम लोग इथेनॉल इथेनॉल का हम लोग ऐड किए, यानी बायोफ्यूल्स के ऐड किए। तो इस प्रकार इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी इथेनॉल मिश्रण है, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इथेनॉल टू फॉसिल फ्यूल, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसमें इस एक प्रोसेस है, उसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा गया है, जिसमें कि हम लोग इथेनॉल उसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग ये हमारा व्हीकल का इमिशन का बहुत हद तक कम करेगा, यानी जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, बहुत सारे जो गैसेज निकलते हैं इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से, उसको बहुत कम करने की कोशिश करेगा अगर हम लोग उसमें इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो बाहर से जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, उसके इम्पोर्ट में भी कमी लाएगा। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2003 में और इसका मुख्य उद्देश्य था कि इथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल के साथ, ताकि जो कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का जो खपत है, उसको कम किया जाए। अभी तक के अगर हम लोग 2022-23 का हम लोग देखें तो 2022-23 का अचीवमेंट में 11.8% है इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में, यानी पेट्रोल का हो रहा है पेट्रोल के साथ। तो अचीवमेंट हमारे पास, ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये द हिंदू से ये उठाया गया है, द हिंदू के आर्टिकल से संबंधित है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो अचीवमेंट हमारा 11.8% है इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2022-23 के अनुसार, और 2025 तक इसको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का रखा गया है। पेट्रोल में हम लोग इसको 20% हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग मिक्स करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टारगेट है 2025 तक का। अगर 2025 तक हम लोग 20% के टारगेट अचीव कर लेते हैं तो माना जाता है कि 2070 तक हम लोग जीरो इमिशन, मतलब जीरो पॉल्यूशन इमिशन तक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना सारा पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑफ द आंसर, आंसर का मेन पार्ट की बात करते हैं। इसमें हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, उसके महत्व को समझाते हैं। तो इसमें क्या होगा, महत्व के रूप में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों को इमिशन को कम करेगा। दोनों का जो इमिशन होता है, यानी दोनों जो प्रदूषण निकलता है, उसको बहुत हद तक कम करेगा। इथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है, जो कि कंप्लीट बर्न होता है, पेट्रोल को बर्न कर देता है। पोटेंशियल जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, वो लगभग 3 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन को, यानी हर साल 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोकेगा, कंट्रोल करेगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स है, जो ऐसे मटेरियल्स का उगाते हैं, यानी जो
खेती करते हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनको इनकम बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि ज़्यादा शुगर केन का डिमांड होगा, ज़्यादा फूड ग्रेन्स का डिमांड होगा मार्केट में, और इसके साथ साथ जब ज़्यादा फूड ग्रेन्स और इसका शुगर केन का डिमांड होगा तो स्वाभाविक है उसका मार्केट होगा, और मार्केट होगा तो किसानों को बहुत हद तक फायदा होगा, उसके साथ साथ बायोफ्यूल का भी प्रोडक्शन होगा। तीसरा देखिए इसका महत्व है कि सेल्फ रिलायंस हो जाएगा एनर्जी सेक्टर में इंडिया। अभी देखें तो 85% जो हमारा डाटा कहता है कि 85% जो ऑयल रिक्वायरमेंट, जो हमारे यहाँ फ्यूल यानी जो तेल की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से मंगाते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल के रूप में। अगर हम लोग उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल को वो बहुत हद तक कम कर देगा। नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूशन कर्विंग, यानी हम लोग एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ स्टबल्स, जो हम लोग धान वगैरह काटते हैं तो धान में कैसे उसका ठूंठ जो होता है, उसका जो अवशेष होता है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको ऐसे जला देते हैं लेकिन उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में। ये पंजाब और हरियाणा में इसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है स्टबल बर्निंग से यहीं से आता है। रिजल्ट क्या होगा कि स्टबल बर्निंग घटेगा और एयर पोल्यूशन भी घटेगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, उसको हम लोग देख लें। इथेनॉल प्रोडक्शन जो है इसके लिए हाईली वाटर इंटेंसिव, मतलब इसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। 70 लीटर ऑफ इथेनॉल कैन प्रोड्यूस 1 टन ऑफ शुगर केन। तो 70 लीटर पेट्रोल को उत्पादन करने के लिए हमको चाहिए 1 टन गन्ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए 2860 लीटर ऑफ वाटर भी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं डेवलप किया है जिसमें कि हम लोग इथेनॉल को हम लोग प्रोड्यूस कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सकें। यानी कोई नो प्रॉपर डिस्पेंसिंग यूनिट्स एंड एडिशनल स्टोरेज टैंक हमारे पास डेवलप किया गया है। तीसरा है, हम लोग नेक्स्ट में देख सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन भी नहीं होता है, फूड ग्रेन्स इस तरह का नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग इसको इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चैलेंजेज है, बाधा एक तरह से कर सकते हैं, तो डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शॉर्टेज ऑफ फूड और फोडर। यानी हम लोग जब फूड ग्रेन्स से हम लोग जब इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ फूड की कमी होने लगेगी, और जो फोडर यानी जो जानवरों को चारा दिया जाता है उसमें कमी हो सकती है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन का ये चैलेंजेस भी, ये समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है रिडायरेक्टिंग द एग्रीकल्चर लैंड फॉर शुगर कैन प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग जो एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म लैंड है, उसको अगर हम लोग शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे यहाँ का जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज उत्पादन होता है, उसमें कमी होगी। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेज हैं। उसके अलावा है कि हमारे पास जो है व्हीकल्स, व्हीकल इंजन एंड कंपोनेंट्स वैसा नहीं है जिसको कि हम लोग अपग्रेड कर सके अपनी गाड़ियों को, जो कि हम लोग इथेनॉल को यूज कर सके, तो उसके लिए भी समस्या हो सकती है। यानी इंजन नीड्स टू बी टेस्टेड एंड कैलिब्रेटेड, मतलब वैसे इंजन देखना होगा जो टेस्टेड रहे और कैलिब्रेटेड रहे, उसमें रहे कि इतना यूनिट तक इसका बायोफ्यूल मिलाया जा सकता है, इतना यूनिट तक में इतना इसका पॉल्यूशन जो है कम होगा। यानी इंजन को बहुत हद तक टेस्टेड और कैलिब्रेटेड होना जरूरी है। तो ये सारे चैलेंजेज है जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन में, इथेनॉल ब्लेंडिंग में समस्या उत्पन्न करते हैं। फाइनली कंक्लूजन हम लोग देखें तो इंडिया का 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, साथ साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट, जो हम लोग कच्चा तेल का जो बाहर से मंगाते हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कुछ चैलेंजेज है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगा, वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, और टेक्नोलॉजी का इसमें कमी है, तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफ़ी जरूरत पड़ेगा। 20% अगर 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग हेल्प अगर हो जाता है प्रोडक्शन 20% अभी हमारे पास 2022 तक से कितना है, 11% है। अगर हम लोग 20% पहुंचा देते हैं 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो ये हमारे पास नेट जीरो इमिशन हो जाएगा, यानी पॉल्यूशन एकदम जीरो लेवल पर पहुंच जाएगा जो फ्यूल से निकलता है, जो गाड़ियों से निकलता है 2070 तक। बिहार के पर्सपेक्ट में हम लोग केस स्टडी देख लें तो बिहार जो है बहुत ज़्यादा इसके पास मिनरल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके पास मटेरियल्स नहीं है जो उसके की हेवी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, लेकिन बिहार में वाटर है और बहुत सारे ग्रेन का अवशेष है, शुगर केन है, जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन या बायोफ्यूल प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करेगा। हिस्टोरिकली अगर देखें तो ट्रेड हैज फ्लोरिश्ड मोस्टली इन सिविलाइजेशन सिचुएशन एडजेसेंट टू रिवर और सीज फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। यानी बिहार में हम लोग का दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो जरूरत पड़ता है वो जरूरत पड़ता है अबंडेंस ऑफ वाटर,
तो हमारे पास वाटर की उपलब्धता काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ है कि फूड ग्रेन्स हमारे पास इतने, हमारे पास चूंकि समतल भूमि है तो हमारे यहाँ अनाज भी अच्छा उत्पादन होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि हम लोग शुगर केन या अन्य स्टार्च रिलेटेड प्रोडक्ट को हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, जो कि बायोफ्यूल में ऐड करेगा। नेक्स्ट देखें तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री हुए, वो बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो पूर्णिया में 7 मई 2022 को इन्होंने शुरुआत किया था, इनॉग्रेट किया था, जिसका कैपेसिटी है कि 65,000 लीटर ऑफ इथेनॉल पर डे प्रोडक्शन करेगा। अभी तक देखें तो ऑल टुगेदर 29 जो इथेनॉल प्लांट्स है वो प्रपोज है, जिसमें कि बिहार में शुरुआती बीडिंग में 17 जो है फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया सेंटर से। हमारे यहाँ चूंकि अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि मक्का, वाटर और इसके और भी लेवल्स को बढ़ाया जा रहा है। इसमें और भी कई ऐसे अन्य प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया जा रहा है जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो कि जो हमारी इथेनॉल पॉलिसी यानी जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को और भी ऐड किया गया है। और ये सारी चीज़ जो है, चूंकि हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारा बिहार जो है इथेनॉल हब बन सकता है पूरे कंट्री के लिए। इसके अलावा बिहार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल किया सके, जो लोग बाहर जाते हैं बिहार से। और द स्टेट इथेनॉल पॉलिसी इसमें अलाउ करेगा इथेनॉल फ्रॉम सरप्लस क्वांटिटी ऑफ मेज एंड अदर स्टार्च रिच ग्रेन्स। मतलब जो स्टेट इथेनॉल पॉलिसी है वो अलाउ करता है, वो अनुमति दे रहा है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करें इथेनॉल कहाँ से, जो सरप्लस क्वांटिटी से मक्का अगर एक्स्ट्रा उत्पादन होता है तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और जो स्टार्च रिलेटेड जो स्टार्च रिच ग्रेन्स है, अनाज है, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन में। जो कि पहले जो था वो सिर्फ शुगर लेवल तक था, लेकिन अभी ये शुगर, मक्का और अन्य स्टार्च रिच जो ग्रेन्स है उसको भी बढ़ाया गया है। तो बिहार जो है इथेनॉल हब बन सकता है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें कई सारे प्रोडक्ट को ऐड किया गया है, जिसमें कि मेज भी है, स्टार्च रिच ग्रेन्स भी है। तो ये सब में देखें तो बिहार में रॉ मटेरियल्स के रूप में हमारे पास अबंडेंट चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन काफ़ी तेज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि बिहार जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में नेशनल यानी इस कंट्री का हब बन सकता है। और बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह भी इनोवेट किए जा रहे हैं और इस पर काम किया जा रहा है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड ये आपको मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।